हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कर चुके हैं। एस्टेट का एग्ज़ाम आपका आ चुका है, तो आप अपनी तैयारी फुल जोरों शोरों से स्टार्ट की रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको आज करवा दूंगी पूरा डिटेल में। फिर आप इसके बाद क्वेश्चन लगा के देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन एक एसेंशियल है। तो द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन from atmosphere and release of carbon dioxide produced by cell is called respiration. रेस्पिरेशन की बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता ही है। प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ यही नहीं होता है, रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, जिसको हम नॉर्मल ब्रीदिंग सांस लेना बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वेoli ऑफ लंग। इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एयर अंदर ली जाती है, इंस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपिरेशन। फर्स्ट हो गया ब्रीदिंग। सेकेंड इज एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, exchange of oxygen and carbon dioxide between air in the alveoli and blood within the pulmonary capillaries by the process of diffusion। कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन एयर एंड एल्वेoli इन पल्मोनरी कैपिलरीज बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसको पल्मोनरी गैस एक्सचेंज बोलते हैं। थर्ड इज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू। अब जो ऑक्सीजन आया है ब्लड उसको लेके जाएगा वहां पे, उसको ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट होता है। फोर्थ इज इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन टिश्यू सेल एंड ब्लड विद इन द कैपिलरीज बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आगे सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, ईटीसी, वो वहाँ पे कैरिड आउट होता है। इन सब के बाद हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग या बेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका डायग्राम पहले देख लीजिए। स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी से एयर एंटर होती है, फेरिंक्स के थ्रू ये अंदर जाती है। अब फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ से जो फेरिंक्स से लैरिंक्स वॉइस बॉक्स से होते हुए एयर ट्रैकिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये जो हमारा ट्रैकिया ये आगे की साइड होता है और ईसोफेगस है वो पीछे की साइड धंसा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रैकिया हमारे वर्टिब्रे के लेवल पे आके फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रे के लेवल पे आके डिवाइड हो जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस में, और ये लंग्स में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये आगे अब आपको डिटेल में बताएंगे। ये डायग्राम देख लीजिए, हार्ट्स, लंग्स, ठीक है। अब हमारे जो लंग्स हैं वो कवर्ड होते हैं प्लूरल लेयर से, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। इनके बीच में प्लूरल कैविटी होती है जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आइए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेशन, इसमें होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स, डायफ्राम। रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक जाता है। लंग्स लंग्स हमारे दो होते हैं, उनके अंदर एल्वेलर यूनिट होता है 300 मिलियंस यूनिट्स,
डायफ्राम एक सी शेप्ड ऑर्गन है जो थोरेसिस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाथवे देख लीजिए। एक्सटर्नल नेयर से नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट, एल्वोलाई। ठीक है। अब हमारा जो नेजल चैम्बर है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिबुलर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट डस्ट को ट्रैप करता है। सेकेंड पार्ट इज रेस्पिरेटरी पार्ट जो एक्ट एज एसी। अब देखो, बिल्कुल सीधी गर्म हवा अंदर चली जाए तो भी वो नुकसान करेगी, सीधी ठंडी चली जाए तो भी वो नुकसान करेगी। तो एक्ट एज एसी उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है। थर्ड इज ओल्फैक्टरी पार्ट जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। नेजल चैम्बर्स के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा एक कॉमन पाथवे है। उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ये 9 कार्टिलेजेस का मिलके बना होता है। कितने कार्टिलेजेस? 9। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस अनपेयर्ड होता है। ठीक है। एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म पेयर्ड होते हैं। थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट होता है। ये सब आपको नाम याद होने चाहिए, कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये आपको याद करना है। ये इसका डायग्राम है। देखिए, सबसे पहले एपिग्लोटिस, फिर ग्लोटिस, थायराइड, कॉर्निकुलेट, एरिटेनॉइड, क्रिकॉइड, ट्रैकिया और यहाँ पे ये है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म। आउटग्रोथ ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल आपको सबको पता ही है। सेकेंडरी कलेक्टर्स इन मेल। अब लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड को इंफीरियर वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड को सुपीरियर वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। जो हमारी ट्रू वोकल कॉर्ड होती है वो साउंड फोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉल्स वोकल कॉर्ड में कोई भी साउंड फोनेशन नहीं होती है। इसका डायग्राम देखिए। ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिटिस। रीमा ग्लोटिटिस नैरो हो चिल्ड्रन एंड फीमेल में, उसकी वजह से साउंड शार्प होती है। ठीक है। और वाइडर होता है मेल में, तो उनकी लो पिच वॉइस होती है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीजीटी में कि जो साउंड प्रोडक्शन होती है वो इनहेलेशन के टाइम होती है, एक्सहेलेशन के टाइम होती है। तो साउंड प्रोडक्शन अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक एयर पाइप है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर शी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रे में 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। आप लोगों को पीछे वर्टिब्रे हमारे पता होगा, सर्वाइकल थोरेसिस और ये सब। ठीक है। तो फिफ्थ लेवल पे ये डिवाइड हो जाती है। ये इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है। लैरिंग्स से आया ट्रैकिया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से राइट प्राइमरी ब्रोंकी एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है। अभी प्राइमरी ब्रोंकी से आगे सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। राइट प्राइमरी ब्रोंकी 3 सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड होती है और लेफ्ट वाली है वो 2 में होती है। अब इससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्ड होता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब्ड होता है। ठीक है। ये आगे फर्दर फिर जो ब्रोंकी ये आगे डिवाइड होती जाती है, आइए हम देखते हैं। ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है। रेस्पिरेशन ये नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुई, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिफ्थ लेवल पे प्राइमरी में डिवाइड हो गई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गई। ठीक है। सेकेंडरी वाला फर्दर टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, टर्शरी फिर ब्रोंक्योल्स में, ब्रोंक्योल्स टर्मिनल ब्रोंकियर्स में और आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स में। ठीक है।
आगे फिर फर्दर ये एल्वुलाई में जाता है, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। अब नोस्ट्रिल से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स तक हमारा कंडक्टिंग जोन होता है। नोस्ट्रिल से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स तक हमारा कंडक्टिंग जोन होता है। एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और एल्वुलाई हमारा एक्सचेंज जोन बनाते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्री है, ये एक से एक जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो ये नैरोअर होता जाता है। ठीक है, ये अब हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वुलाई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई होता है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो पल्मोनरी कैपिलरी है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। इनके बीच में डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। अब एल्वुलाई का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, एल्वुलाई में पोर्स होते हैं और स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। पोर्स को पोर ऑफ कोहने बोला जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियल में दो टाइप के सेल है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 प्रीडोमिनेंट होते हैं, टाइप 2 होते हैं सेप्टल सेल्स जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 सेल्स होते हैं वो सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं जिससे सरफेस टेंशन कम होता है, ताकि जो हमारी एल्वुलाई है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। आप लोग स्पीड का बताइए कि ज़्यादा करनी है या कम करनी है, मैं अभी फटाफट करवा रही हूँ ताकि आप लोग देखते देखते बोर ना हो जाओ। ठीक है, ये सारा डायग्राम आ गया सेप्टल सेल्स। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थोरेसिस कैविटी या थोरेसिस केज है उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो फुल्ली पैक्ड होते हैं। एंटेरली नेक, ऊपर नेक होता है, वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, पोस्टीरियरली डायफ्राम और डोर्सोलेटरल वेंट्रल रिब्स प्रेजेंट होती है। आप इमेजिन कर सकते हो ना, अपने आप को देख लो, ऊपर नेक है, फिर स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, डायफ्राम होता है, साइड पे रिब्स होती हैं। हम 1 मिनट में 12 to 14 टाइम्स 15 टाइम्स ब्रीद करते हैं, डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो एक का हुआ 5 सेकंड का टाइम। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है। एक्सलेशन 3 सेकंड में कंप्लीट होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है इसमें। अब कौन कौन सी मसल ब्रीदिंग के दौरान होती है? ठीक है, पहली होती है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल थोड़ी बाहर की साइड होती है, इंटरनल अंदर की तरफ धसी हुई होती है। फ्लैनिक मसल या रेडियल मसल, मसल ऑफ डायफ्राम होती है। जहाँ पे भी फ्लैनिक वर्ड आ जाए तो वो डायफ्राम से रिलेटेड होगा। थर्ड इज एब्डोमिनल मसल। ठीक है ये तो हो गई मसल्स। अब ब्रीदिंग टाइप्स भी होते हैं, ब्रीदिंग टाइप होते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग में सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, वो भी एक्टिव प्रोसेस है। उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। अब ये डायग्राम देख लीजिए। आइए हम ये डायग्राम देख रहे थे। देखिए, ए पोजीशन है डायफ्राम की। इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम फ्लैट शेप हो जाता है, ए से A1 पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, और ये बी पोजीशन है हमारी रिब्स की एंड स्टर्नम की। तो इनहेलेशन के टाइम ये भी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती हैं, B1 पोजीशन पे आ जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर गोज इन। एक्सहेलेशन में बैक टू नॉर्मल पोजीशन आ जाते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है सिर्फ। लेकिन जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन है उसमें डायफ्राम मोर डोम शेप हो जाता है, मोर डोम शेप हो जाता है। और जो इंटरनल जो रिब्स हैं और स्टर्नम है वो इनवर्ड हो जाती है, तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम होता है। ठीक है,
कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड और आउटसाइड होती हैं, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम्स इनटू लंग्स। एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन का रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल, रिलैक्सेशन ऑफ external intercostal muscles, diaphragm normal, ribs and sternum normal, volume in lungs decrease, intrapulmonary pressure decrease, intrapulmonary pressure increase, air goes out। ठीक है, अब फोर्सफुल वाला देखते हैं। abdominal मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डायफ्राम मोर डोम शेप हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इसमें रिब्स एंड स्टर्नम मोर इनवर्ड हो जाती हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ लंग्स मोर डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर गोज आउट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। बाय बाय।